ये बात है बीते 23 साल पहले की, जब सरोज जी दर्द से कराह रही थी क्योंकि उनके घर में नई उम्मीद आने वाली थी। सरोज जी पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। रात के 2 बजे दाई को घर बुला लिया गया था क्योंकि वही तो जो थी सरोज जी के बच्चे को जन्म देने वाली थी। अंजना दाई जब सरोज जी के घर में दाखिल हुई तो आकाश जी ने कहा, मेरी पत्नी अंदर है और आपका काफी देर से इंतजार हो रहा है। वह बुरी तरह से तड़प रही हैं। उन्होंने कहा, बेटा फिक्र मत करो, अब बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। वो कमरे के अंदर चली गई। काफी देर तक सरोज जी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती रही, फिर धीरे धीरे उनकी आवाज कम होने लगी। सरोज जी रोते हुए कह रही थी, दाई मासी बताओ ना, मैंने बेटी को जन्म दिया है या बेटी को? अंजना दाई ने जवाब दिया, तूने बेटी को जन्म दिया है, मगर तूने एक बेटी को नहीं, दो दो बेटियों को जन्म दिया है और इन दोनों ही बेटियों का भाग्य आने वाले समय में बड़ा ही खराब होने वाला है। सरोज जी कहने लगी, दाई मासी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी बेटियों का भाग्य भला क्यों खराब होने लगा? मैं अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूंगी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अंजना मासी कहने लगी, तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, मगर इस गांव की जो रीत रिवाज बरसों पुरानी चली आ रही है, जो यहाँ बेटियों के साथ होता रहा है, वो एक दिन तेरी बेटियों के साथ भी होगा। एक बेटी के साथ नहीं बल्कि इन दोनों के साथ भी वही होगा जो इस गांव की हर बेटी के साथ होता आया है। सरोज जी यह सब सुनकर घबरा गई और कहने लगी, दाई मासी ऐसी बातें मत किया करो, यह सब सुनकर मेरा दिल दहल रहा है। वो अपनी बेटियों का दुख सुनकर अपनी दुख तकलीफ को भूल गई थी और बस लगातार रोए जा रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी इस गांव में बेटियों के साथ क्या होता है। अभी नहीं, जब वह जवान होती हैं, जब उनकी शादी का समय आता है, जब उनको दुल्हन बनाया जाता है और जब उनकी बारात द्वार पर आ जाती है, बाहर दरवाजे पर आकाश जी और उनके रिश्तेदार यह खबर जानने के लिए बेचैन हो रहे थे कि बेटी पैदा हुई या बेटा। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि सरोज जी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। सब लोग दाई मासी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों ही बेटियों के बारे में सोच सोच कर रो रही थी। दाई मासी को इसलिए सरोज की बेटियों से हमदर्दी हो रही थी क्योंकि वह एक अच्छी औरत थी और इस गांव की हर औरत उन बेटियों से हमदर्दी रखती थी जिनके साथ शादी के समय गलत होता था। आखिरकार नई नवेली दुल्हनों का अंजाम बहुत बुरा होता था। दुनिया के जिस भी घर में बेटियों की या बेटों की शादी होती है, तब खुशियों का माहौल छाया होता है। लेकिन स्वस्तिपुर एक ऐसा गांव था जहां पर बेटियों की शादी का वक्त जब आता तो पूरे गांव का माहौल खौफनाक हो जाता था। हर किसी के दिल में सिर्फ यही इच्छा होती थी कि किसी भी तरह से इस बेटी की शादी खामोशी से हो जाए तो बेहतर है, उस दरिंदे को यह बात पता न चले। मगर वो एक राक्षस है जिसकी पीढ़ी गांव की हर बेटी को बर्बाद करती आ रही थी। क्या ऐसे दरिंदे का कोई अंत था? सरोज जी अपनी बेटियों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। बेटियां जब जन्म लेती हैं तो कुछ लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि बेटी है और कुछ लोग इसलिए खुश होते हैं कि घर में बेटी पैदा हुई है। क्योंकि कुछ लोग बेटियों से खुश होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो बेटियों के आने से उदास हो जाते हैं। इस गाँव में बेटियों के पैदा होने पर अगर माता पिता खुश भी होते तो उन्हें अपनी खुशी को अपने दिल में दबाकर रखना होता था, क्योंकि बेटियों के साथ होने वाले अंजाम के बारे में जानकर सभी लोग सारी जिंदगी अपनी बेटियों को बहुत लाड प्यार देते थे और उनकी जवानी से बहुत डरते थे। सरोज जी ने रोते रोते फिर एक उपाय सोचा और वह उपाय जब उन्होंने अंजना दाई को बताया तो वह कहने लगी, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकती सरोज, तुझे नहीं पता कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। सरोज जी ने कहा, इस बारे में किसी को भला कैसे पता चल सकता है, क्योंकि यह बात बंद कमरे के अंदर मौजूद है। उन्होंने अंजना दाई से पेपर और पेन उठाने के लिए कहा और फिर उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा जो उन्होंने अपनी बहन के नाम लिखा था और फिर वह अंजना दाई से रिक्वेस्ट करने लगी, दाई मासी मेरी एक बेटी की इज्जत बचा लो। मैं भले ही अपनी दोनों बेटियों की इज्जत जवान होने के बाद नहीं बचा सकती, मगर एक की तो इज्जत बचा सकती हैं। दाई मासी हैरान रह गई थी। सरोज जी के आंसू उनके देखे नहीं जा रहे थे। फिर सरोज जी ने खत लिखकर दाई मासी को दिया। उस खत में जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर दाई मासी सरोज जी की बात मानने के लिए तैयार हो गई। मेरा नाम अंशिका है,
मैंने होश संभाला तो खुद को एक अमीर परिवार में पाया था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे दो भाई थे और दोनों ही भाई मुझसे उम्र में बड़े थे। वो दोनों ही आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई कर रहे थे। मैं मम्मी पापा की इतनी लाडली थी कि उन्होंने मुझे अपने शहर से बाहर कभी जाने नहीं दिया था। वो लोग मुझे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देते थे। छुट्टियों में मेरे दोनों भाई घर आ जाते थे। बड़े भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो वह पापा का बिजनेस संभालने लगे थे, जबकि छोटे भाई की पढ़ाई अभी भी जारी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफ़र मेरे अपने घर में मेरा बहुत अच्छा गुजरा था। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ चुका है जो हमारे लिए बहुत बड़ा कड़ा समय है। मेरी मम्मी को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई थी, जिसके बारे में हमें अभी कुछ समय पहले ही पता चला था। मम्मी बहुत बीमार रहने लगी थी। उनका इलाज चल रहा था, मगर डॉक्टर ने कहा था कि उनकी बीमारी लास्ट स्टेज पर आ गई है और उनका इलाज अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोगों की उनकी सेवा करनी होगी, इनका ख्याल रखना होगा। उनकी ज़िंदगी कुछ दिन की ही बाकी रह गई है जिसमें आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती थी। मेरे छोटे भैया भी घर आ गए थे और हम सब लोग मिलकर मम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। मगर न जाने क्यों अपने अंतिम समय में मम्मी बार बार मुझसे यही कह रही थी, मेरे जाने के बाद अपना ख्याल रखना। एक सच्चाई है जो शायद तुम्हें मेरे जाने के बाद पता चलेगी। मम्मी की तबीयत इतनी खराब थी कि उन्हें मुंह से निकले हुए शब्द बहुत घबराए हुए थे। वह जो भी बोल रही थी कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था, मगर उनके यह शब्द में साफ साफ सुन चुकी थी। मैं उनसे उनकी ऐसी बातों का मतलब पूछती तो पापा कहते, बेटा अपनी मम्मी को ज़्यादा बातों में मत उलझाओ, उनसे ज़्यादा बात मत करो। पापा मुझे वहाँ से टाल दिया करते थे। लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ दिनों तक ही मम्मी जिंदा रह सकी थी। एक सुबह मम्मी को जब हमने जगाने की कोशिश तो उनकी आंखें नहीं खुली और फिर पूरा घर चीखों से गूंज उठा था। हम सब लोग बुरी तरह से रो रहे थे। मेरी मम्मी के सारे रिश्तेदार को और मेरे पापा के भी सारे रिश्तेदार को मम्मी की मौत की खबर दे दी गई थी। सब लोग उनकी अंतिम क्रिया में आ गए थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मम्मी का अंतिम संस्कार हो चुका था। हमारे घर में ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। मुझे अपना थोड़ा होश आया तो मैं कुछ संभली थी, मगर इस बीच मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे ही नहीं बल्कि मेरे दोनों भाई भी हैरान थे। मैं अपने पापा के तो लगभग सभी रिश्तेदारों को जानती थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरे मम्मी के मायके वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मम्मी हमेशा मेरे ददिहाल वालों के बारे में जिक्र किया करती थी। उन्होंने कभी अपने मायके वालों के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। मेरा कोई भाई नहीं था। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। लेकिन हमारे घर में एक परिवार ऐसा आया हुआ था जिसके बारे में पापा दोनों भाइयों को बता रहे थे। यह तुम्हारी आंटी है और ये गांव से आई हुई है। पापा तो हम तीनों भाई बहन को आंटी के परिवार से मिलवा रहे थे, मगर मेरी नज़र उनके ऊपर टिकी हुई थी, जिनकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलती थी। हमारे यहाँ आने वाले बाकी के मेहमान भी उसे ही देख रहे थे। वह बहुत घबरा रही थी, जिनका हुलिया भी मुझसे बहुत अलग था, मगर शक्ल बिल्कुल मेरे जैसे ही था। ये कौन थी? मैं अपने पापा को चौंक कर देख रही थी। मेरे दोनों भाई मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, मगर मैं ऐसे कैसे जा सकती थी? सारे सवालों का जवाब चाहिए था, मगर मेरे दोनों भाई मुझे वहां से कमरे में ले आए थे। पापा भी थोड़ी देर के बाद कमरे में आ गए थे। मैंने पापा से कहा, पापा आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? मम्मी की एक बहन भी है, यह बात तो मैं नहीं जानती थी। ना कभी आप में से किसी ने मुझे इस बारे में बताया था। और वह लड़की, वो उनके साथ जो लड़की आई है, वो हूबहू मेरे जैसी क्यों दिखती है? पापा कहने लगे, बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं जानता था कि एक न एक दिन तुम्हारे सामने यह सच्चाई खुलकर आ ही जाएगी। दरअसल वह लड़की जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सगी बहन है। और तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारे सगे माता पिता नहीं है, बल्कि बाहर जो लोग मौजूद है वही तुम्हारा अपना परिवार है। पापा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो मेरी मम्मी की मौत, ऊपर से पापा के कहे हुए शब्द मेरा दिल चीर कर निकल रहे थे। मैंने कहा, पापा ऐसा कैसे हो सकता है? पापा
अलमारी की तरफ मुड़े और उन्होंने पुराने सामान से एक पुराना सा पेपर निकाल कर मुझे दिया और कहने लगे, इसे पढ़ो, इसे पढ़कर तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ही मैं इस कागज को हाथ में लिया, इसकी हालत बता रही थी। यह कई सालों पुरानी कागज है। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बहन भावना, मैं तुम्हारी बहन सरोज जो तुमसे एक आस की उम्मीद कर रही है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। आखिरकार हम दोनों बहनें ही तो एक दूसरे की दुख सुख की साथी हैं। मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। मैं अपनी बड़ी बेटी तुम्हारे हवाले सौंप रही हूँ। मेरी बेटी को माँ बनकर पालना, उसे कभी मेरे बारे में मत बताना। हमारे गांव में बेटियों की जब शादी होती है तब सबसे पहले उन्हें किसी की हवस का शिकार होना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों ही बेटियां इस तकलीफ से गुजरे। मैं अपनी दोनों ही बेटियों को तो नहीं बचा सकती, मगर दोनों में से किसी एक को तो बचा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ममता की तरफ से मजबूर हूँ। किसी एक को तो मुझे अपने सीने से लगाकर रखना होगा। मेरी एक बेटी तुम्हारे पास रहेगी तो इस गांव से महफूज रहेगी और हमारे गांव में बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार से भी बच जाएगी। इसलिए मैं अपने गांव के दाई के हाथों अपनी बेटी को तुम्हें भिजवा रही हूँ। यह बात किसी को नहीं पता है कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है। दाई मासी खामोशी से मेरी बेटी तुम्हारे पास लेकर आ जाएंगी। वह तुम्हें यह खत देंगी तो तुम काफी अमीर हो। ऊपर वाले ने तुम्हें बेटी भी नहीं दी है। मेरी बेटी तुम्हें एक बेटी की माँ बनने का सुख देगी। बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है, दाई मासी को कुछ पैसे दे देना, क्योंकि मैं दाई मासी को कहा है कि वह पैसों की खातिर तो मेरी बेटी को शहर ले जाए। मेरी बहन आपको पैसे दे देगी, जिसकी वजह से दाई मासी कभी भी यह सच किसी को नहीं बताएंगी। तुम्हारी लाडली बहन सरोज। वो लेटर पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, उस रात जब वह औरत तुम्हें अपनी गोद में लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आई थी तो उसने हमें यह खत दिया था। यह खत पढ़कर तुम्हारी मम्मी ने फौरन ही तुम्हें अपनी गोद में ले लिया था और उस दाई को उसकी रकम देकर भिजवा दिया था। बाहर जो लोग बैठे हुए हैं और तुम्हारे माता पिता हैं और उनके साथ जो लड़की है वह तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हें याद है, बीमारी के अंतिम दिनों में तुम्हारी मम्मी तुमसे यही कहती थी कि मेरे जाने के बाद तुम्हें एक सच पता चलेगा। वह सच यही था, क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने तुम्हारी परवरिश करने के चक्कर में अपनी बहन से भी मेल जोल नहीं रखा कि अगर वह यहाँ आई तो उसकी ममता तुम्हारे लिए जाग उठेगी। मगर अब तुम्हारी मासी से रुका नहीं गया और वो पूरे 23 साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए आ गई। वो अपनी जवान बेटी को वहाँ स्वस्तिपुर में अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए वह तुम्हारी बहन को भी साथ लेकर आई हैं। मैंने पापा से कहा, लेकिन मैं तो आपको ही अपना माता पिता मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी। पापा कहने लगे, बेटा हाँ, तू मेरी ही बेटी रहेगी, लेकिन जो सच्चाई उसे झुटलाया नहीं जा सकता। सच्चाई जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था कि एक मजबूरी के कारण मेरी माँ ने जन्म के बाद मुझे अपनी बहन के घर भेज दिया था और सारी जिंदगी मेरी परवरिश करने वाली माँ ने भी मुझे अपनी बहन के बारे में नहीं बताया। पापा ने उन लोगों को कमरे के अंदर बुला लिया था, क्योंकि बाहर सारे मेहमान मौजूद थे और यह सच्चाई हम लोग बाहर के लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते थे। मेरे सगे पिता आकाश और मेरी सगी माँ सरोज और मेरी बहन पूर्वी को तो मैं लगातार देखे चली जा रही थी। मैंने हमेशा जुड़वा लड़के लड़कियों के बारे में सुना था, मगर आज पहली बार अपनी आंखों के सामने मैं अपनी जुड़वा बहन को देख रही थी। वह भी मुझे देखकर कुछ इस तरह से हैरान हो रही थी, क्योंकि वह भी सच्चाई नहीं जानती थी और उस दिन उसको भी सारी सच्चाई का पता चल गया था। मेरी सगी माँ ने मेरे सगे पिता से भी यह बात छुपा रखी थी। उस रात उन्होंने दोनों बेटियों को जन्म दिया था। मेरे सगे पिता को यह बात पूरी नहीं लगी। उनकी पत्नी ने इतने सालों से इतनी बड़ी सच्चाई छुपा रखी है, बल्कि उन्हें खुशी हो रही थी कि अगर उनकी दोनों बेटियां थीं तो एक बेटी यहाँ शहर में पली बढ़ी और सही सलामत है। मगर ऐसा क्यों था? क्यों वह लोग अपने गांव को इतना बुरा समझते थे? फिलहाल मेरी बहन जो काफी डरी सहमी थी और बड़ी ही मासूम लगती थी। मेरे दोनों भाइयों ने कहा था, आज से तुम भी हमारी बहन हो, क्योंकि मेरी ही तरह
मेरे दोनों भाई भी मेरी हकीकत के बारे में नहीं जानते थे। मैंने अपनी बहन पूर्वी से बात की, वह मुझसे बात करके बहुत खुश हुई थी। मुझे उससे मिलकर अच्छा लगा था। अपने परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी सगी माँ मेरी नज़र में भले ही मेरी मासी थी, मगर वो मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी और मेरे सगे पिता ने भी मेरे सर पर हाथ रखा था। वो लोग कुछ दिन तक हमारे घर पर रहे थे, क्योंकि उनका गांव बहुत दूर था। इतने दिनों में मुझे अपनी मासी का प्यार मिल गया था और फिर एक बहन और मेरे दो दो पिता भी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह सच्चाई अगर मेरी मम्मी के सामने खुल जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। फिलहाल वक्त को शायद ऐसा ही मंजूर था। मेरी बहन पूर्वी बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे अपने सामने अपनी जैसे इंसान को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। और फिर तब जब सामने वाला इंसान हो वो आपके जैसा हो और आपकी सगी बहन हो। मेरी बहन पूर्वी इतनी सीधी थी कि उसे कुछ भी नहीं आता था। उसने बातों ही बातों में मुझे बताया था वह पढ़ी लिखी नहीं है। मुझे पता चला था कि 2 दिन बाद वह लोग हमारे घर से जाने वाले हैं। आखिर कब तक वह हमारे यहाँ तक रह सकते थे। एक न एक दिन तो उन्हें अपने घर जाना ही था। लेकिन मुझे अपनी बहन की बहुत याद आती, इसलिए मैंने पूर्वी को एक मोबाइल खरीद कर दे दिया था और कहा था तुम इससे मुझसे बात करती रहना। वो मुझे बड़ी होने के नाते दीदी कहकर बुला रही थी। तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसने कहा दीदी मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने कहा तुमसे मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता? आजकल तो बच्चा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो वह कहने लगी हाँ, मोबाइल तो पापा के पास है, और वैसे भी मैं तो ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ। पापा काम पर होते हैं, इसलिए मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं। मैंने कहा तुमने एजुकेशन पर ध्यान क्यों नहीं दिया? तो वह कहने लगी हमारे गांव में लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलवाई जाती। हमारे गांव की लड़कियां ज़्यादातर घर में ही रहती हैं। मैंने कहा तुम्हारे गांव के बारे में मैं अब तक न जाने कितनी बातें सुन चुकी हूँ। हालांकि आंटी ने भी लेटर में गांव में बेटियों के साथ होने वाले किसी अत्याचार के बारे में जिक्र किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे गाँव में ऐसा भी क्या होता है। अभी हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे, इतनी ही देर में आंटी आ गई और कहने लगी बेटा क्या बातें हो रही है तुम दोनों के बीच? फिर मैंने आंटी से ही डायरेक्टली पूछ लिया आपने मम्मी को जो लेटर में लिख कर दिया था उसमें गांव में होने वाली लड़कियों के साथ अत्याचार के बारे में कोई बात थी? आखिर आपके गांव में लड़कियों के साथ ऐसा भी क्या अत्याचार होता है? मेरी बात सुनकर आंटी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उन्होंने कहा बेटा अब हमारे जाने का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। मेरी बहन ने मेरी बेटी को बिल्कुल अपने जैसे ही संस्कार दिए हैं। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मैं उनके गले लग गई थी और मेरे गले लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा देखिए आंटी, मैं आपको अपनी आंटी कहती हूँ, मतलब मासी, इसलिए आप मेरी मासी ही रहेंगी। मेरी माँ तो मेरी मम्मी ही थी, बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं उनको ही अपनी सगी माँ मानती हूँ। मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी अलग अलग नहीं है। वो लोग अपने गांव जाने की तैयारी करने लगे थे। मैंने पूर्वी से कहा था मैंने तुम्हें मोबाइल दिया है, तुम मुझसे बात करती रहना। मैंने तुम्हें मोबाइल थोड़ा बहुत चलाना तो सिखा दिया है ना? वो कहने लगी जी दीदी, मुझे आपकी सिखाई हुई एक एक चीज़ अच्छी तरह से याद है। पापा ने उन लोगों के लिए गाड़ी तैयार करवा दी थी और ड्राइवर से कहा था कि वह उनको उनके गांव तक छोड़कर आ जाए, जबकि मेरे अंकल मना भी कर रहे थे। अंकल जी भी मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, मुझे बार बार आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने उनसे कहा मैं एक दिन आप लोगों के गांव जरूर आऊंगी। मेरी यह बात सुनती उनके चेहरे पर उदासी आ गई थी और उन्होंने फौरन ही हमसे कहा बेटा कभी भी हमारे गांव में आने की गलती मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई। भला वो ऐसा क्यों कह रहे थे? उन्होंने मेरे पापा से कहा था आपको आशिका का बहुत बहुत ख्याल रखना है और उसे कभी भी हमारे गांव नहीं आने देना है। मैंने कहा आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अब तो मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आप भी मेरा परिवार हो। उन्होंने कहा बेटा अभी तुम पूरी बात के बारे में नहीं जानती।
हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, कभी भी हमारे गांव आने की गलती मत करना। उसके बाद उन लोगों ने हमसे नजरें भी नहीं मिलाई और गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। मैं तो उनके अंदाज देखती ही रह गई थी। वो लोग हमारे घर से चले गए तो अपनी जिंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। मैं मम्मी को भले ही नहीं भुला पा रही थी, लेकिन मरने वाले इंसान को सिर्फ याद किया जा सकता है, उसकी खातिर सब कुछ छोड़ नहीं जा सकता। गांव जाने के बाद अंकल और आंटी ने तो मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन पूर्वी मुझे नहीं भूली थी। उसने पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया था और बताया था कि गांव आने के बाद माँ पिताजी बहुत रोए थे। उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने आपके गांव आने से क्यों मना किया। मैंने उनसे कहा, अच्छा चलो यह बात छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी एजुकेटेड बनो। और वह कहने लगी, आप भी क्या पढ़ाई कर रही हो? मैंने कहा, हाँ मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। वो कहने लगी, आप शहर की लड़कियों के तो मज़े ही मज़े हैं, हमारे गांव में तो लड़कियों को खोलकर हंसने भी नहीं दिया जाता। मैंने कहा, मेरी तमन्ना है तुम्हारे गांव जरूर आने की, क्योंकि जितनी बातें तुम और तुम्हारे मम्मी पापा मुझे गांव के बारे में बता चुके हैं, उसे तो मुझे यही लगता है तुम्हारा गांव सच में बहुत ही इंटरेस्टेड है। पूर्वी मेरी ऐसी बातों पर बहुत हंसती थी। मेरी हर रोज पूर्वी से बात होती थी। मैंने अपनी फ्रेंड को अपनी बहन के बारे में बताया तो वह लोग भी हैरान रह गए थे। कहने लगी, क्या सच में तुम्हारी जुड़वा बहन है? उन लोगों को पूर्वी से मिलने की तमन्ना होने लगी थी। मैंने पूर्वी से भी कहा था कि तुम इस बार शहर आओगी तो मैं तुम्हारी मुलाकात अपनी दोस्तों से करवाऊंगी। पूर्वी कहती थी, गांव में मेरी भी बहुत सारी सहेलियां हैं, आप कभी हमारे गांव आओगे तो मैं भी आपको मुलाकात अपनी सहेलियों से करवाऊंगी। मगर आप मेरे गांव कैसे आ सकती हो? आपका यहाँ आना तो मना है। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं। मेरी एक दोस्त जो मेरी सबसे पक्की दोस्त थी, अर्पिता, वह टीएसपी बनने की तैयारी कर रही थी। मुझे तो पढ़ने लिखने का इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरी सारी ही फ्रेंड्स किसी न किसी काबिल बन गई थी। उन दिनों मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के दौरान मेरी बातचीत पूर्वी से नहीं हो पा रही थी। जैसे ही मुझे फुर्सत मिली मैंने फ़ौरन ही पूर्वी को फ़ोन लगाया था। मैंने कहा, पूर्वी तुम कहाँ हो? आजकल मुझे फ़ोन भी नहीं करती हो। पूर्वी कहने लगी, मैं बहुत उदास हूँ दीदी। मैंने कहा, क्यों? तुम क्यों उदास हो? तो वो कहने लगी, दरअसल गांव में मेरी एक दोस्त है रीतू, रीतू की शादी होने जा रही है। मैंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सहेली की शादी होने जा रही है, तो इसमें तुम उदास क्यों हो? क्या वह शादी की बात कहीं दूर शिफ्ट होने वाली है? पूर्वी कहने लगी, नहीं वह कहीं दूर नहीं शिफ्ट हो रही है, वह हमारे गांव में ही रहेगी। लेकिन हमारे गांव की लड़कियों की शादी इतनी आसानी से नहीं होती। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह कहने लगी, मेरी सहेली रीतू बहुत परेशान है। जैसे जैसे उसकी शादी के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे ही उसका और उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, शादी होने जा रही है तो इसमें रोने वाली बात क्या है? पूर्वी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बहुत गलत होता है। गलत होने से मतलब है कि पिछले 46 साल पहले गांव का एक सरपंच हुआ करता था। वह सरपंच बहुत ही दबंग आदमी था। उसको गांव की लड़कियां बहुत पसंद थी, इसलिए स्वस्तिपुर में जिस भी लड़की की शादी होती थी वो लड़की की शादी की रस्म होने से पहले ही उसे उसके घर से उठवा लिया करता था और खुद उसके साथ सुहागरात मनाया करता था। कोई भी अगर उसका विरोध करने की कोशिश करता या अपनी बेटियों को बचाने की कोशिश करता तो वह लड़की के साथ साथ उसके पूरे परिवार को गांव की चौक पर बांधकर इतनी बुरी तरह से पीटता था कि देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि उसका विरोध कर सके। गांव के सारे ही लोग उस सरपंच से बहुत डरते थे। मैंने कहा, यह बात तो पिछले 46 साल पुरानी है, अब तक तो तुम्हारे गांव का सरपंच जिंदा भी होगा या नहीं, तो फिर आप किस बात का डर है? पूर्वी ने मुझे बताया, सरपंच तो मर चुका है मगर उसकी पीढ़ी तो अभी तक चलती आ रही है। सरपंच के बेटे ने भी गांव की लड़कियों के साथ यही सब कुछ किया और फिर जब चरण सिंह का बेटा ध्रुव सुख के जवान होने के बाद उसे सरपंच की गद्दी सौंप दी गई तो वह भी यही सब कुछ कर रहा है। सरपंच की पूरी पीढ़ी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलती आ रही है। हमारे गांव में बेटियों की शादी पर दहशत का माहौल छा जाता है। बस मेरी दोस्त इसी वजह से परेशान है।
उसकी शादी वाले दिन भी सरपंच जी के घर से सूचना आएगी और सूचना के मुताबिक दुल्हन को शादी करने से पहले सरपंच जी के घर जाना होगा और सरपंच के साथ सुहागरात मनानी होगी। अगर रितु ने ऐसा नहीं किया तो रितु और उसके परिवार वाले को गांव की चौक में बांधकर पूरी तरह से पीटा जाएगा और इतनी बुरी तरह से पीटा जाएगा कि उनकी जान चली जाएगी। अब तक यह लोग ना जाने कितने लोगों की हत्या कर चुके हैं। गांव के सभी लोगों को लगभग अपनी जान प्यारी है, इसलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता। पूर्वी मायूसी भारी आवाज में कहने लगी, एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। गांव के सरपंच ने अपना खौफ गांव के सारे ही लोगों के दिल में बिठाया हुआ है और इनका पूरा परिवार ही ऐसा है। मैंने कहा अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए और अपनी सहेली से भी कहना कि उसे और उसके परिवार को पुलिस के पास जाना चाहिए। गांव के सरपंच के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए। अभी मैं और पूर्वी बातें ही कर रहे थे जब उधर से मासी आ गए और मासी आने के बाद पूर्वी ने फोन बंद कर दिया था। मैं पूर्वी और उसकी सहेलियों के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भैया से कहती हूँ दोनों भाइयों में से कोई भी मुझे गांव ले जाए। थोड़ी बहुत देर के लिए मैंने तो वहां जा ही सकती हूँ। मैंने जब बड़े भाई से गांव जाने के लिए कहा तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने छोटे भैया से बात की तो उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम तुम्हें गांव नहीं लेकर जाएंगे। उन दोनों ने मिलकर मेरी शिकायत पापा से कर दी थी। पापा कहने लगे, बेटा यह तुम क्या कर रही हो? वह लोग तुमसे मना करके गए हैं कि तुम्हें गांव नहीं जाना है, तो फिर तुम क्यों अपने दोनों भाइयों से वहां जाने की जिद कर रही हो? तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक है। मैंने कहा, पापा आखिर ऐसी भी बात क्या है कि गांव नहीं जा सकती? मुझे पूर्वी से मिलना है और वह उसकी सहेली किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। पापा कहने लगे, वह किसी मुसीबत में फंसी हुई नहीं है और अगर उन पर कोई मुसीबत आई भी है तो वो लोग खुद उसे हैंडल कर लेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो और हमें तुम्हारा बहुत ख्याल रखना है। मैंने कहा, पापा मुझे कुछ नहीं होगा, आखिर आप कैसे सोच रखने वाले हैं? पापा कहने लगे, नहीं बेटा, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। अगर गांव के किसी को भी यह बात पता चल गई कि तुम आकाश और सरोज जी की दूसरी बेटी हो तो फिर तुम्हें उस गांव में रहना होगा उनकी बेटी बनकर, और फिर तुम्हारी तो शक्ल भी पूर्वी से खूब मिलती है। इससे तो गांव वाले तुम्हें किसकी जुड़वा बहन समझ ही लेंगे। देखो, उनके गांव के रीति रिवाज बहुत पुरानी है और अलग है। तुम शहर की रहने वाली हो, इसलिए गांव की बातों को नहीं समझ सकोगी। स्वस्तिपुर कोई ऐसा वैसा गांव नहीं है, बल्कि बहुत ही खतरनाक गांव है। वहां के लोगों की सोच बहुत अलग है। वहां जाकर तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में फंसे। पापा मेरी इस हरकत से नाराज हो गए थे, इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मेरी बातचीत अभी भी लगातार पूर्वी से ही हो रही थी। इधर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। पापा चाहते थे कि अब मेरी शादी कर दे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। पापा ने कहा था कि तुम पूर्वी से बड़ी हो। पूर्वी के माता पिता का मेरे पास फोन आया था। उनका कहना है कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए, तुम्हारी शादी के बाद ही वह पूर्वी की शादी भी कर देंगे। मैंने कहा, लेकिन पूर्वी की शादी वो लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? उस गांव में तो लड़कियों की जब शादी होती है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। पापा कहने लगे, बेटा ऐसा तो एक न एक दिन होना ही है। मुझे पूर्वी से ज्यादा तुम्हारी फिक्र होने लगी है। मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे अभिनय के साथ तय कर दिया है। पापा कहने लगे, तुम तो अभिनय को बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने कहा, पापा आपको मेरी शादी की इतनी भी क्या जल्दी है? मगर पापा ने मेरी एक न सुनी और मेरा रिश्ता अभिनव के साथ तय कर दिया था। उधर मुझे पूर्वी ने फोन किया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसके रोने से घबरा गई थी। मैंने कहा, तुम क्यों रो रही हो? पूर्वी कहने लगी, दीदी मेरी शादी होने जा रही है और मैं शादी नहीं करना चाहती। मैंने आपको बताया था ना हमारे गांव में लड़कियों के साथ क्या होता है। मैंने कहा, पूर्वी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैं अंकल आंटी से बात करूंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हारी शादी यहाँ शहर आकर करें। उधर गांव में शादी करने की जरूरत नहीं है। अभिनव मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। जब से अभिनव और मेरा रिश्ता तय हुआ था तभी से वह मुझे फोन करके मेरा दिमाग खराब कर रहा था। उसकी कॉल्स को मैं बड़ी मुश्किल से इग्नोर कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी करके गांव जाना था और अंकल आंटी को समझाना था कि वो पूर्वी की शादी अपने गांव में ना करें। मगर मेरे लिए गांव जाना इतना आसान नहीं था।
मैं कैसे गांव जाती। उधर अभिनव बार बार मुझे मैसेज और कॉल करके बात करने को कह रहा था। मैं उसे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उसकी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं जानती थी कि वह अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे करना चाहता है। अक्सर रिश्ता लग जाने के बाद लड़के यही करते हैं। अब वह दिन में मुझे कई बार कॉल्स करता था और तंग आकर मुझे उसकी एक दो बार कॉल रिसीव करनी पड़ जाती थी और उससे मेरी बात भी होने लगी थी। मेरा मंगेतर था और उसका दिल भी नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वह मुझे पसंद नहीं था, बस मुझे पूर्वी की फिक्र हो रही थी। फिर मुझे आइडिया आया कि मुझे ना तो गांव पापा लेकर जा सकते और ना ही दोनों भाई लेकर जाएंगे। एक अभिनव ही है जो मेरी मदद कर सकता था। मैंने अभिनव से कहा, क्या हम दोनों मिल सकते हैं? तो वह कहने लगा, हाँ हाँ बताओ कहाँ मिलना है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा तो ठीक है, अभी और इसी समय अपनी गाड़ी लेकर आओ। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। मैंने पूर्वी को फोन करके गांव का एड्रेस ले लिया था। गांव बहुत दूर था। मैंने अभिनव को गांव का एड्रेस बता दिया था। मैं उसको जैसा जैसा कहती वह लगातार वैसा ही कर रहा था। अभिनव कहने लगा, तुम मुझे इतनी दूर कहाँ लेकर जा रही हो? क्या हम लोग इतनी दूर मीटिंग करने वाले हैं? मैंने कहा, मेरी खातिर तो तुम कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हो ना, तो इसलिए खामोशी से गाड़ी चलाते रहो। वह बेचारा मेरे कहने के मुताबिक चलता रहा। जैसे ही हम लोग स्वस्तिपुर के अंदर एंटर हुए, मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया था। लगभग 4 घंटे गाड़ी का सफर तय करने के बाद हम लोग स्वस्तिपुर पहुंच चुके थे। पूर्वी अपने दरवाजे पर खड़ी मेरा और अभिनव का इंतजार कर रही थी। अभिनव बार बार मुझसे पूछ रहा था, हम कहाँ आ गए हैं? मैंने कहा, मेरे साथ चलो, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं जैसे ही अभिनव को लेकर घर के अंदर दाखिल हुई, अंकल आंटी और पूर्वी मुझे गौर गौर से देखने लगे थे। मैंने अपने चेहरे से दुपट्टा भी हटा लिया था। मेरा चेहरा देखकर वह लोग हैरान रह गए और जल्दी से मेरे करीब आए। पूर्वी से उन्होंने झट से दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। आंटी कहने लगी, बेटा तुम यहाँ क्यों आ गई हो? हमने तो तुमसे मना किया था ना। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खामोशी से यहाँ आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी थी। अभिनव मुझे और पूर्वी को बड़ी गौर से देख रहा था। मैंने अभिनव को पूरी बात बता दी थी कि पूर्वी मेरी जुड़वा बहन है और किस तरह मैं शहर में जाकर पली बढ़ी। मैंने कहा, आप लोग पूर्वी की शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे पूर्वी नहीं, इस गांव के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप लोग उस सरपंच के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अंकल कहने लगे, बेटा हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। पिछले 46 साल से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सका है, तो फिर हम भला कैसे ले सकते हैं? पूर्वी का रिश्ता तय करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि जिस घर से पूर्वी का रिश्ता आया है उनके बेटे के साथ पहले ही पूर्वी का रिश्ता तय था। जब पूर्वी 6 साल की थी तब हमने उनको जुबान दी थी, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगे। हमारे गांव में जुबान की बहुत अहमियत है। पूर्वी 23 साल की हो गई है और इस हिसाब से हमें उसकी शादी अब के दिनों में हो जानी चाहिए। इस गांव में गांव के लोग ही आपस में शादियां करते हैं। हम लोग गांव के रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जा सकते। बेटा तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा, आप लोगों ने जब पूर्वी का रिश्ता तय कर दिया है तो मैं यह क्या कह सकती हूँ, लेकिन गांव का सरपंच उसका आप लोग क्या करेंगे? अंकल कहने लगे, बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले करूं। मन तो करता है कि पूर्वी को उसके पास भेजने से पहले मैं अपनी और अपनी बेटी की जान ले लूं। मैंने कहा, आप लोगों को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। आंटी कहने लगी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक इंसान है। गाँव की बहुत सारी जमीनों पर उसका कब्जा है। गांव के गरीबों पर वह अपना राज चलता है। हम लोगों से हर हफ्ते महीना वसूल करता है। इस गांव के सारे ही लोग लगभग उसके आगे दबे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, बेटा हमें पूर्वी की शादी भी इसी तरह से करनी होगी जैसे गांव की हर लड़की की हुई है। मैंने कहा, लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। वह लोग कहने लगे, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं पूर्वी की जगह खुद उस राक्षस का सामना करूंगी। अभिनव कहने लगा,
तुम पागल हो गई हो। अंकल आंटी ने बताया है कि वह आदमी बहुत ही खतरनाक है, तो तुम्हें उसके पास जाने की क्या जरूरत है। अंकल आंटी भी कहने लगे, नहीं नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मगर उन लोगों ने मुझे मेरी मम्मी की कसम देकर वापस जाने के लिए कहा। यहाँ मैं मजबूर हो गई थी, इसलिए मुझे अभिनव के साथ वापस आना पड़ गया था। लेकिन मैं पूर्वी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकती थी। लेकिन मुझे अभिनव के साथ की जरूरत थी। उसने मुझे भरोसा दिलाया था कि वह भी मेरी मदद करेगा। अंकल आंटी ने किसी की बात नहीं सुनी थी और पूर्वी की शादी अपने गांव के लड़के के साथ तय कर दी थी। उन्होंने तो हमारे गांव से भी किसी को इनवाइट नहीं किया था। इधर मैंने किसी को खबर नहीं होने दी थी और मैं खामोशी से स्वस्तिपुर चली गई थी। वहां जाने के बाद अभिनव के जरिए खामोशी से मैंने पूर्वी को गायब करवा लिया था और पूर्वी की जगह दुल्हन बनकर मैं बैठ गई थी। मुझे तो मेरे खुद के माता पिता भी नहीं पहचान पाए थे कि मैं पूर्वी नहीं हूँ बल्कि आशिका हूँ। मैं और अभिनव ने मिलकर एक प्लान बनाया था और हमें उम्मीद थी कि हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। ध्रुव सिंह जो इस गांव का सरपंच था, उसकी इस गांव में बहुत पावर थी। पॉलिटिकल का हाथ भी उसके ऊपर था, इसलिए पुलिस उसका साथ थी। इसलिए अभिनव ने मुझसे संभल कर रहने के लिए कहा था। मेरी बारात आने में 3 घंटे रह गए थे जब ध्रुव सिंह के आदमियों के जरिए उसे पता चला कि गांव की एक जवान लड़की की शादी हो रही है, तो उसने अपने आदमियों से हमारे घर भिजवा दी। सुबह से 2 बार उसके घर में बुलावा आ चुकी थी। अगर तीसरी बार मुझे नहीं भेजा गया तो वह कुछ भी कर सकता था। ध्रुव सिंह बहुत चालाक आदमी था। खामोशी से भी इस गांव में कोई अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता था, उसे पता चल ही जाता था। अंकल आंटी बहुत रो रहे थे। वह मुझे सरपंच के यहाँ भेजना तो नहीं चाहते थे, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी था। इस बार वह कुछ भी कर सकता था, इसलिए मैंने उन लोगों से विदाई ली और फिर उन्होंने रोते रोते मुझे सरपंच के यहाँ भेज दिया था। उसके आदमियों ने मेरे पापा के साथ बदतमीजी भी की थी और कहा था सुबह से 2 बार सूचना देकर आ चुका हूँ। अब की बार अगर लड़की नहीं गई तो सरपंच ही खुद यहाँ आ जाएंगे। मेरे पापा ने माफ़ी मांगी थी और बार बार कहा था मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर उन लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला था। मुझे सरपंच की हवेली पर ले जाया गया था। मुझे डर भी लग रहा था, मगर यह काम करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। उसके बाद 2 आदमी मुझे हवेली के अंदर ले गए और फिर सरपंच के कमरे के अंदर ले जाया गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, वह एक बड़ा ही गंदा सा कमरा था। टेबल पर दारू की बोतल रखी हुई थी और वहीं पर उसके कुछ हथियार भी थे। उसने मुझे बिस्तर पर लेटने के लिए कहा था। वह देखने में बड़ा ही खतरनाक आदमी था। जैसा मैंने उसके बारे में सुना था वह वैसा ही था और वह धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। वो मुझे ही दुल्हन समझ रहा था, मगर उसे नहीं पता था कि आज उसके बुरे कर्मों का अंत होने वाला है। वह धीरे धीरे चलता हुआ बिस्तर तक मेरे करीब आया और उसने जैसे ही मुझे हाथ लगाया, फौरन ही मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया था और हथियार निकालकर उसके कान पर रख दी थी। मैंने कहा था अगर तूने थोड़ी भी होशियारी की तो गोली तेरे माथे के आर पार हो जाएगी। वो शोर मचाने लगा और कहने लगा, कौन है तू, कहाँ से आई है? उसे लगा था मैं नहीं थी, बल्कि मैंने पुलिस की सहायता ली थी। यहाँ की पुलिस की नहीं, बल्कि यहाँ की पुलिस तो पीकी हुई थी, जिसे इन जैसे लोगों को नहीं खरीदा हुआ था। मैंने अपने शहर की पुलिस और अपनी सहेली डीएसपी अर्पिता से मदद ली थी, जो हमारे शहर की डीएसपी ऑफिसर बन चुकी थी। मैं उसको पकड़कर उसके माथे पर रिवॉल्वर रखकर उसे चलाते हुए बाहर तक ले आई थी, जहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस को देखकर वह घबरा गया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ए लड़की, तू ठीक नहीं कर रही है। कुछ नहीं पता मैं तेरा क्या कुछ नहीं कर सकता, मुझे छोड़ दो। अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी डीएसपी अर्पिता ने आकर उसे अपने हिरासत में ले लिया और कहा,
अब तो तुझे पता चलेगा कि तेरे साथ क्या होगा। उधर के एरिया के डीएसपी साहब और एसपी साहब को भी बुलवा लिया गया था। उस गांव में मौजूद थाने के जितने भी पुलिस वाले थे उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद मैं पूरी फोर्स ने चारों तरफ से गांव को घेर लिया था। ध्रुव सिंह और उसके पूरे परिवार को भी हिरासत में ले लिया गया था क्योंकि उसके घर की औरतें और मर्द भी गांव के लोगों पर अत्याचार करते थे। औरतें गांव की औरतों के साथ मारपीट किया करती थी, उन पर अपना रौब जमाया करती थी, जबकि आदमी औरतों के साथ बलात्कार किया करते थे। उन लोगों पर ऐसी ऐसी धाराएं लगाई गई थी कि वह कभी जेल से छूट ना सके। उसके और उसके पूरे परिवार के अंदर में जितने भी काम करने वाले आदमी थे उन सबको भी अरेस्ट कर लिया गया। गांव के सरपंच की पीढ़ी जो अब तक चली आ रही थी और औरतों के साथ बलात्कार हो रहे थे उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने का गांव वाले से वादा किया गया था। ध्रुव सिंह को अरेस्ट करना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो शायद वह मेरी जान पर हमला भी कर सकता था, क्योंकि अब तक वह और उसका परिवार और उसके बुजुर्ग काफी सारे लोगों की जान ले चुके थे। फौरन सबको गिरफ्तार करके तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनको जेल भेज दिया गया था। और फिर कोर्ट से आदेश लेने के बाद उसकी हवेली को भी तुरंत गिरवा कर दिया गया था, क्योंकि इसके बाप दादा शुरू से ही गांव की जमीनों पर कब्जा करके बैठे थे। जिन जिन लोगों की जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया था वह सारी की जमीनें गांव के लोगों को दे दी गई थी। उनके पकड़े जाने से गांव में खुशी की लहर दौड़ आई थी। इन लोगों की जितनी भी गुप्त जगह थी उनकी भी इंक्वायरी की गई थी। उस दिन अंकल आंटी को नहीं पता था कि मैं पूर्वी हूँ, लेकिन जब बाद में पूर्वी को उनके सामने लाया गया तो वह समझ गए थे कि इतनी हिम्मत का काम सिर्फ एक पढ़ी लिखी लड़की ही कर सकती है। उन्होंने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा था। पूर्वी कभी भी अपने हाथ में रिवॉल्वर नहीं ले सकती थी क्योंकि वह गांव की सीधी सादी और भोली भाली लड़की थी, जबकि मैं शहर की पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी। मैंने हिम्मत करके अभिनव और अपने दोस्त डीएसपी अर्पिता की मदद से गांव के लोगों को सरपंच के हत्यारों से आज़ाद करवाया था, वरना किसी में आज तक इतनी हिम्मत नहीं थी कि सरपंच के खिलाफ कोई भी जा सके। यह लोग तो उसकी 3 पीढ़ियों से अत्याचार सहते आ रहे थे। ध्रुव सिंह का गांव से नामो निशान मिटा दिया गया था। मेरी दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी और मैं और मेरा पूरा गांव उसका शुक्रगुजार था। गांव में अच्छे और सच्चे कानून की व्यवस्था की गई। उस दिन के बाद सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उन लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अब गांव में ऐसा कोई दबंग नहीं आएगा जो आप लोगों को परेशान कर सके। उस दिन के बाद से ही काम वाले अपनी बेटियों की शादी सुकून से करने लगे थे। मेरी बहन की शादी भी उसी दिन ही कर दी गई। अंकल आंटी बहुत खुश थे, जो एक रिश्ते से मेरे माता पिता भी लगते थे। कुछ समय बाद मेरी अभिनव के साथ शादी हो गई और फिर मैं भी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी। स्वस्तिपुर में आज भी लड़कियों की शादी होती है, मगर अब लोग अपनी बेटियों की शादी बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ करते हैं। अगर आप लोग भी किसी ऐसे गांव, जिले या कस्बे जैसे जगह पर किसी ऐसे दबंग का रूप देखते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाइए जो आपको परेशान करते हैं, क्योंकि जुल्म होते हुए देखना भी उतना ही तकलीफदायक होता है जितना जुल्म सहना होता है। और हो सके तो गांव के रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब हम नए जमाने में जी रहे हैं। गांव के लोगों को अब पुरानी सोच बदल देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।